हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। सो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप आप सबको वो चैप्टर समझ में आया होगा और आपको हर चैप्टर के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का न्यू चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इट रेफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस adopted for recording and reporting business transactions in order to bring uniformity and consistency to the process of accounting। अब इसका मतलब क्या है? वो सारे रूल्स और गाइडलाइंस जो हमें ये बताते हैं कि कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे और अकाउंटिंग प्रोसेस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब ये प्रिंसिपल क्यों लाए गए? सब लोग क्या करते थे, अपने अपने अकॉर्डिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, जिससे बहुत मुश्किल होती थी अकाउंट्स को कंपेयर करने में, उनको समझने में। इसीलिए अकाउंट्स में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए। तो आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्म सेट होते हैं रूल्स और गाइडलाइंस के। इसमें हमें रूल्स और गाइडलाइंस का एक यूनिफॉर्म सेट दे रखा होगा। डेवलप टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इनसे क्या होता है, एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समझने में बहुत आसानी रहती है। नेक्स्ट रूल है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे मैन मेड होते हैं। मैन मेड मतलब इनको किसी लैबोरेटरी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इनको ना ही फिज़िक्स और केमिस्ट्री की तरह इनको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मिलती है। ये एक्सपीरियंस से बनाए जाते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? ये मैन मेड प्रिंसिपल्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक एंड आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टैटिक नहीं होते और ये पैसेज ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। नेक्स्ट है द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन 3 क्राइटेरिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करने के लिए 3 क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है रेलेवेंस। अ प्रिंसिपल इज रेलेवेंट इफ इट रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रिंसिपल रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़र है उसके लिए वो यूजफुल होना चाहिए, तो वो एक्सेप्टेड होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी। अब प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव इफ इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट ऑफ दोज हु फर्निश द इंफॉर्मेशन। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर्सनल बायस और जजमेंट से फ्री होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिबिलिटी। A principle is feasible if it applied without undue complexity or cost। हमारे प्रिंसिपल्स बिना किसी undue complexity और कॉस्ट के अप्लाई होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल था। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, डेट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसमें पहले हम ये देखते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 2 तरह के होते हैं। पहला होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और असम्पशंस, दूसरा होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और असम्पशंस क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये अकाउंटिंग प्रोसेस को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये अकाउंटिंग प्रोसेस को एक बेस प्रोवाइड करते हैं। कोई भी एंटरप्राइज बिना इन कंसेप्ट को कंसिडर करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकता।
ये कंसेप्ट क्या करते हैं, ये कंसेप्ट गाइड करते हैं कि आपको ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करने होते हैं। अब अकाउंटिंग कंसेप्शंस हमारे तीन कंसेप्शंस होते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज is going to continue its business operation in future and there is no belief that the business operations of the organizations will come to an end। ये कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए, मतलब फ्यूचर में उसके अपने बिजनेस ऑपरेशंस होते रहें। यहाँ पे कोई ये बिलीव नहीं होता कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ये हम इसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे जो बिज़नेस है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस होता है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब ये एज्यूम करके होते हैं कि बिज़नेस क्या हमारा गोइंग कंसर्न है, फ्यूचर में भी चलता रहेगा। अब इसका एक एग्जांपल आप ये समझिए, मशीन परचेज करी आपने 1 लाख की, ठीक है। अब आप उस मशीन को ने परचेज करी, आप उस मशीन को यूज़ कर रहे हो, तो यूज़ करते करते क्या होगा, उस मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मशीन की वैल्यू जो कम होगी वो हमारा क्या होता है, डेप्रीसिएशन होगा। तो उस मशीन पे हमारी डेप्रीसिएशन कितने की लग रही है, 20,000 की लग रही है। तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करोगे, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे फर्स्ट ईयर में 80,000 जो मशीन की वैल्यू है, उसमें से हम डेप्रीसिएशन को लेस करके हम अपनी मशीन की वैल्यू लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हम कैसे लिखेंगे, 80,000। सेम है सेकेंड ईयर में भी हम 60,000 लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर्स में हम अपने मशीन की वैल्यू लिखेंगे। वी कैन कैरी फॉरवर्ड द बुक वैल्यू ओनली इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो ये होता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू another ईयर। दीज शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम 1 ईयर टू ईयर। ये क्या कहता है, आपने एक बार जो मेथड अडॉप्ट किया है आप उसी मेथड को फॉलो करोगे। ऐसा नहीं होता कि आपने एक ईयर में कोई एक मेथड चूज़ कर लिया, नेक्स्ट ईयर में आपने अपना मेथड चेंज कर दिया, आप कोई और मेथड अडॉप्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। आपको एक अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी बनाकर चलनी है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में एक मेथड अडॉप्ट किया है तो बाकी के ईयर्स में भी आप वही सेम मेथड फॉलो करोगे, आप मेथड चेंज नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के हमारे 2 मेथड्स होते हैं। पहला होता है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट किया, तो आप बाकी के ईयर्स में भी स्ट्रेट लाइन मेथड को ही फॉलो करोगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने फर्स्ट ईयर में तो SLM फॉलो कर लिया, फिर आपने सेकेंड ईयर में WDV फॉलो कर लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने SLM को फॉलो किया है तो आप SLM ही फॉलो करोगे। अगर आप मेथड को चेंज करना चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस आप चेंज कर सको, तो वो कब चेंज हो सकती है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्स हो, लॉ रिक्वायर हो, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कंसेप्ट, दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड एंड इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है जब आपने सेल्स करी, उस पर जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है, आप उसको तभी के तभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। ये इमैटेरियल है कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला है, आपका रेवेन्यू हो रहा है, आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो।
चाहे आपको कैश मिले या ना मिले, उससे मतलब नहीं है, वो इररिलेवेंट है। अगर आपका रिवेन्यू हो रहा है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। सेम एज एक्सपेंसेस में भी होता है। अगर आपके एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं उस रिवेन्यू पे, तो आप उन एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करोगे। इट इज़ इमैटेरियल कि आपने कैश पे किया है या नहीं किया है, आप उस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे। Similarly, expenses are recorded in the accounting period in which they assist in earning the revenues whether the cash is paid for them or not. आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कीजिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कैश पे किया है या नहीं किया है। इसका आप एक एग्जांपल से समझिए। हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020 टू 2021। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 2 ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो होता है हमारा, वो होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये हमारा कैलेंडर ईयर होता है। लेकिन अकाउंट्स में हम कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते, अकाउंट्स में हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, जो होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। अब मान लीजिए आपने 31 मार्च से कुछ दिन पहले 25 मार्च को आपने गुड्स परचेज किए शाम से 10,000 के। ठीक है, लेकिन आपने उसका पेमेंट कब किया? 6 अप्रैल को किया। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि आप वो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे? जब आपने गुड्स खरीदे तब, या फिर जब आपने उसका पेमेंट किया तब? मीन्स कि आप वो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करोगे, कौन सी डेट पे रिकॉर्ड करोगे? 25 मार्च को रिकॉर्ड करोगे या फिर 6 अप्रैल को रिकॉर्ड करोगे? ट्रांजैक्शन हम 25 मार्च 21 को ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपका एक्रूअल कंसेप्ट यही कहता है कि जब आपका रिवेन्यू हो रहा है, जब आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप उसको तभी रिकॉर्ड करोगे। इट इज़ इमैटेरियल कि आपने कैश कब पे किया है। तो यहाँ पे यही है, हमने गुड्स कब खरीदे थे? 25 मार्च को, मतलब हमारा एक्सपेंसेस कब हो रहा है? 25 मार्च को हो रहा है, लेकिन हमने पेमेंट कब किया उसका? 6 अप्रैल को। तो हमें पेमेंट डेट से मतलब नहीं है, हमने गुड्स कब परचेज़ किए हमें उससे मतलब है, जिस डेट पर हमने परचेज़ किए। तो 25 मार्च को ही हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। अब आपने अकाउंटिंग अजम्पशन के 3 कंसेप्ट देख लिए। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस आपका चलता ही रहेगा। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है? आपकी बिजनेस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आप एक ही मेथड फॉलो करोगे। और एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है आपका? जब आपके रिवेन्यूज़ हो रहे हैं आप उन्हें तभी के तभी रिकॉर्ड कीजिए। इससे मतलब नहीं है कि आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये थे हमारे 3 कंसेप्ट। अब हम आगे चलते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। इसमें फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बहुत इजी प्रिंसिपल है ये, इसमें कुछ नहीं है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ये सिंपल आपसे ये कहता है कि आप बिजनेस को सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट करो। आप ओनर को अलग ट्रीट करो, बिजनेस यूनिट को आप अलग ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब इसका आप एग्जाम्पल समझिए। ओनर क्या करता है? जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तब वो अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करेगा, तभी तो उसका बिजनेस स्टार्ट होगा। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, बिजनेस क्या मांगता है? इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो वो इन्वेस्टमेंट में क्या हुई? कैपिटल हुई। ठीक है, तो वो कैपिटल बिजनेस के लिए एज अ लायबिलिटी ट्रीट होती है। क्यों? बिजनेस क्या कहता है? आप मुझे फंड दो स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो बिजनेस क्या करता है? किसी आउटसाइडर से न लेके वो अपने ही ओनर से कुछ फंड लेता है। ठीक है, तो वो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्या कहती है कि लायबिलिटी क्या होती है हमारी? जिससे आपने उधार लिया है, हमें उसको देना भी तो होता है, तो वो हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। इसलिए कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है?
only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money. ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे, केवल आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे, ये प्रिंसिपल कहता है कि आप फर्म की पूरी लाइफ को कुछ टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट से लेके एंड तक आप उसको टाइम पीरियड में डिवाइड कर दीजिए और वो टाइम पीरियड आपका 1 साल का होना चाहिए। और उस 1 साल के एंड में हम क्या करेंगे, हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही कहता है कि आप अपने पूरे फर्म की एंटायर लाइफ को कुछ टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दीजिए और हर ईयर के एंड में आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे, ये प्रिंसिपल ये कहता है आपके बिजनेस की जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस हैं आप सब डिस्क्लोज़ करोगे, आप कुछ भी नहीं छुपाओगे। जितनी भी आपकी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस हैं आपको सब कुछ डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। ऑल द सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कंटीजेंट लायबिलिटीज़। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को आप कैसे शो करोगे, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को हम एज अ फुट नोट शो करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स, अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के मेथड में चेंज किया है तो आप वो भी ऐसा फुट नोट दोगे। अगर आप डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बना रहे हो वो भी दोगे। अगर आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है तो आप वो भी ऐसा फुट नोट मेंशन करोगे। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है आप वो भी डिस्क्लोज करोगे। ये प्रिंसिपल यही कहता है आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आप कुछ हाइड नहीं कर सकते। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर यही कहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैटेरियलिटी पे। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन बीइंग इररिलेवेंट टू द यूज़र नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। मतलब जो भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है या इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है आपको उसको डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक एग्जांपल से समझिए, मानिए बिल गेट्स के 100 रुपये खो गए। अब बिल गेट्स के 100 रुपये खो गए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके 100 रुपये खो गए तो उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके लिए क्या है, वो मटेरियल है, उसके लिए कोई रेलेवेंट ही नहीं रखते वो 100 रुपये। लेकिन अगर वही 100 रुपये बैगर को मिल जाए तो वो 100 रुपये उसके लिए कितने मायने रखते होंगे, उसके लिए वो कितना रेलेवेंट होंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन इमैटेरियल है और कौन सा ट्रांजैक्शन मटेरियल है। तो जो ट्रांजैक्शन इमैटेरियल है हमें वो डिस्क्लोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस। बच्चों ये प्रिंसिपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एग्ज़ाम में आपसे पूछा ही जाएगा। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस should be recorded in the books of accounts, whereas all anticipated gains should be ignored। ये क्या बोलता है कि अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो उसके लिए अभी से पैसा जोड़ना शुरू कर दो, जिससे कि आप इन फ्यूचर में उसको कवर कर सको। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो उसको आप अभी रहने दो, उसको आप छोड़ दो, उसको इग्नोर कर दो, उसको लेने की कोई ज़रूरत
नहीं है। तो इसे ही कहते हैं हम पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारा यही कहता है जितने भी आपके एंटिसिपेटेड लॉस है आप उसको रिकॉर्ड कीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट में, और जितने भी आपके एंटिसिपेटेड गेंस हैं, फ्यूचर में होने वाले गेंस हैं, आप उनको इग्नोर कीजिए। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इससे क्या होता है, आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, ठीक है, अगर आपको 1% भी लग रहा है कि वो आपके पैसे नहीं लौटाएगा, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए एक अलग से प्रोविज़न बनाकर चलोगे कि अगर उसने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो आपके पास उस फ्यूचर लॉस के लिए एक प्रोविज़न पहले से ही होगा। तो ये प्रिंसिपल आपसे यही कहता है जितने भी एंटिसिपेटेड लॉस हैं आप उसको रिकॉर्ड कीजिए। दूसरा एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारी कम होगी, या तो कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू, जो भी इन दोनों में से कम होगा हम क्लोजिंग स्टॉक को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है एन असेट इज ऑर्डिनली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। ये प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे, आपने जिस वैल्यू पे असेट को ख़रीदा है आप बुक्स ऑफ अकाउंट पे उसी प्राइस पे उस असेट को रिकॉर्ड करोगे, चाहे उस असेट की वैल्यू कम हो जाए, लेकिन आप उसी प्राइस पे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिल्डिंग परचेज़ करी 20 लाख की, ठीक है, अब क्या हुआ, 20 लाख की आपने बिल्डिंग परचेज़ करी, बिल्डिंग पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, जो हमारी बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट है 20 लाख वो वही रहेगी, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में 20 लाख ही रिकॉर्ड करनी है। तो ये प्रिंसिपल आपसे यही कहता है, आपने जिस असेट को जिस वैल्यू पे एक्वायर किया है आप बुक्स ऑफ अकाउंट पे उसी वैल्यू पे आप उस असेट्स को रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। मतलब आपने जो भी पैसा कमाया है उस पर खर्चा तो हुआ होगा, उस खर्चे को उसी में से काटो। अब मान लीजिए हमें फ़ायदा हुआ 20,000 का और उस पर खर्चा हुआ हमारा 10,000 का, तो उस 20,000 में से 10,000 को लेस करेंगे तब हमको ये पता पड़ेगा कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्या हमको फ़ायदा हुआ है, क्या हमको नुकसान हुआ है। अब आप ये मान लीजिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया 3 साल के लिए, ठीक है, 9,000 का आपने पेमेंट कर दिया, बेनिफिट हमें 3 साल का, तो बेनिफिट हमें मिला 3 साल का। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, हर साल अलग अलग चार्ज करो, ना कि पूरा एक साल में। सो ये प्रिंसिपल ये बोलता है जिस साल का फ़ायदा है उसी साल उसका खर्चा भी चार्ज करो, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल इज सिंपल, जिस साल का फ़ायदा उसी साल उसका खर्चा भी चार्ज करो। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा ड्यूअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमारा बहुत ईजी है। ये क्या कह रहा है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ ड्यूअल एक्सपेक्ट दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ये प्रिंसिपल सीधे सीधे बोलता है हर ट्रांजैक्शन के 2 एक्सपेक्ट होने चाहिए, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट एंड क्रेडिट हम डिटेल में आगे चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है, फिलहाल आप बस इतना समझिए, हर ट्रांजैक्शन का 2 एक्सपेक्ट होने चाहिए। अगर एक चीज़ आपकी डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ आपकी क्रेडिट होनी ही चाहिए। असेट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, असेट होती है हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है, ये क्या होती है हमारी असेट होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, दैट इज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमारा जस्ट
एक्रूअल की तरह होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। ये प्रिंसिपल आपसे भी यही कहता है जो एक्रूअल कहता था। जब आपका रेवेन्यू रियलाइज़ हो रहा है, जब आपका रेवेन्यू मिल रहा है, आप उसको तभी रिकॉर्ड करोगे, इट इज़ इमैटेरियल, कि आपको कैश रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा प्रिंसिपल वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? देयर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका वो ट्रांजैक्शन हुआ है? कोई प्रूफ है आपके पास? ये प्रिंसिपल आपसे एविडेंस मांगता है आपके ट्रांजैक्शन का, कि आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आप एविडेंस दिखाओ कि आपके पास क्या प्रूफ है। तो हमारे जो इन्वॉइसेस होते हैं, जो बिल्स होते हैं, वो कैसे, वो हमारे क्या होते हैं? एविडेंस होते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारा ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हमने क्या इस चैप्टर में क्या पढ़ा? अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।